नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। बात होगी आज एनडीए के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केरल और तमिलनाडु का बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। क्या है इसके राजनीतिक मायने, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से एनडीए का चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और प्रधानमंत्री ने जो तिरुवनंतपुरम में अपनी रैली की है उसमें सीधे तौर पर यूपीए का, या कहा जाए कि जो कांग्रेस है और उसके साथ ही साथ जो साउथ के दल है उनके ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से बिगुल फूंका है और कहा है कि इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं है उसके बीच में भ्रष्टाचार कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, परिवारवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक के बाद एक प्रधानमंत्री ने जो तिरुवनंतपुरम की सभा रही है उसमें न सिर्फ केरला के लिए एक बड़ी सौगात दी है बल्कि जो विपक्षी दल है उन पर सीधा निशाना साधा है। बात अगर हम तमिलनाडु की करेंगे तो तमिलनाडु में जो राजनीति है उसकी भी एक तरह से कहा जाए, वहां जब 5 राज्यों के चुनावों की बात होती है तो तमिलनाडु बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है मदुरांतकम का, जहां पर आज वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे, चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर है ये जगह, और वहां पर प्रधानमंत्री का जब आज संभाषण होगा तो उसमें भी प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं ये देखने की बात होगी। तो इस पूरे ये जो पूरा प्रधानमंत्री का दौरा है उसके विषय में हम बातचीत करेंगे अपने तमाम रिपोर्टर से इस वक्त में, समझेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किस तरह से जो दक्षिण भारत की राजनीति है वो किस तरह से करवट ले रही है और वहां पर कैसे एनडीए अपनी और खासतौर पर बीजेपी अपनी पैठ बना रही है, किन दलों के साथ वहां पर गठबंधन हो रहा है और कैसे एनडीए की एक पूरी जो रणनीति है वो काम कर रही है। उसके साथ ही साथ जब ये सारी बातें होंगी तो हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के दौरे का लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और मदुरांतकम से जो प्रधानमंत्री की सभा होगी उसको भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर एसआईआर को लेकर के जारी है तनातनी। आखिर क्यों जो टीएमसी है, ममता बनर्जी है, उनको एसआईआर को लेकर के परेशानी है, ये बात साफ तौर पर देखी जा सकती है। और यही वजह है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं और यहां तक कि जो आम जनता है, उनको भी धमकाने की कोशिश परोक्ष अपरोक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती जताई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के डीजीपी से लेकर के और तमाम अधिकारियों को वहां पर नोटिस भी पत्र लिखा है और इस बात के लिए कहा है कि वहां पर चुनाव के दौरान और ये जो एसआईआर की जो पूरी व्यवस्था हो रही है इसको लेकर के वो अपना जो पूरा रवैया है उसको ठीक रखें, कानून व्यवस्था को ठीक रखें। तो ये सारी बातें हम आज इस वक्त में लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राज्य में परिवर्तन का जताया भरोसा। पीएम मोदी तमिलनाडु में एनडीए की विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली से पहले कहा, भ्रष्ट डीएमके सरकार की विदाई का तमिलनाडु ने कर लिया है फैसला। पश्चिम बंगाल में जारी है एसआईआर पर सियासत का दौर। बीएलओ से लेकर विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को धमकाने का सिलसिला जारी। एक बार फिर चुनाव आयोग ने बंगाल प्रशासन को भेजा सख्त संदेश। फरक्का में एसआईआर सुनवाई में तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी विधायक पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। कोलकाता के दौरे पर ईडी डायरेक्टर। और मध्य प्रदेश के भोजशाला में बसंत पंचमी की धूम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज का समय, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे मिशन साउथ की। एनडीए का जो मिशन साउथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लीड फ्रॉम द फ्रंट, आगे से प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर उस पर अगर कहा जाए तो अपनी शुरुआत की है, बिगुल बजाया है मिशन साउथ का। तमिलनाडु और केरल में एनडीए का चुनावी शंखनाद कहा जाएगा इसको।
चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इन कार्यक्रमों के तहत वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको हेडलाइंस में ही इस बात की जानकारी दी कि ट्रेनों का भी उद्घाटन हो रहा है और उसके साथ ही साथ अन्य जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी सौगात भी इन राज्यों को दी जा रही है। दक्षिण के दो बड़े राज्य तमिलनाडु और केरल बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। आज तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। केरल में निकाय चुनावों में बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहाकर पहली बार अपना मेयर बनवाने में कामयाबी पाई है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 वर्षों से सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ का कब्जा था। उन्होंने इसे केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ करार दिया था। तिरुवनंतपुरम में आज पीएम ने कहा कि आज मुझे यहां नई उम्मीद दिख रही है। आपका जोश ये विश्वास दिलाता है कि अब केरल में बदलाव होकर रहेगा। यहां लेफ्ट का जो इकोसिस्टम है उसको मेरी बात गले से नहीं उतरेगी। कांग्रेस की मुस्लिम लीग और माओवादी सोच से आपको सतर्क रहना है। ये केरल को अपने लैब बना रहे हैं, यहाँ पर टेस्टिंग लैब की तरह इसको केरल को देख रहे हैं। कांग्रेस यहाँ कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही है। आस्था की पवित्र धरती को मुस्लिम लीग के एजेंडे से बचाना है। पीएम मोदी केरल के बाद तमिलनाडु भी जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और पीएम चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा में राज्य के एनडीए के प्रमुख नेता शामिल होंगे और हाल ही में अंबुमनी रामदास एनडीए के साथ आए हैं। टीटीवी दिनाकरन भी अब एनडीए के साथ जुड़ गए हैं। कहा जा सकता है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के सभा से हो रहा है। केरल में पीएम मोदी ने कहा कि भगवान अयप्पा के मंदिर में पूरे देश के लोगों की आस्था है, लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहां सोने की चोरी की खबरें आ रही हैं। भगवान के पास सोने की चोरी। यहां बीजेपी की सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी, दोषियों की जगह जेल में होगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है और उसको पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम का मुद्दा उठाएंगे। माना यह भी जा रहा है कि डीएमके सरकार के सनातन विरोधी एजेंडे को प्रधानमंत्री जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। मिशन साउथ पर पीएम मोदी का दौरा एलडीएफ और यूडीएफ के सामने चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। वहीं एनडीए की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु से केरल तक गठबंधन को लेकर यह तय नहीं कर पा रही है कि पार्टी को किसके साथ जाना चाहिए। हालांकि केरल में लोकल बॉडी इलेक्शंस में मिली कामयाबी पार्टी को उत्साहित करती है, लेकिन वामपंथी दल इसे मुस्लिम लीग की कामयाबी बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में अपने संबोधन में कहा कि केरल कांग्रेस को अब एमएमसी यानी मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को अपनी लैब बना रहे हैं। कांग्रेस यहां केरला में भी कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रही है। ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, आस्था, इसकी इस पवित्र धरती को कांग्रेस के मुस्लिम लीगी एजेंडे से हमें मिलकर के इस पवित्र भूमि को बचाना है।
और डीएमके के नेता सरवन अन्नादुरई का कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं पीएम ऐसी ही बातें करते हैं। When the elections are around the corner, it is a habit for the Prime Minister to circle around the state of Tamil Nadu. See, the people of Tamil Nadu want action, want tangible results from what the Prime Minister speaks or what the Prime Minister says. We don't want it to be mere words. Every time he comes here, he speaks of some fancy things which doesn't happen. और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि भाजपा केरल और तमिलनाडु की जनता को हिंदू मुस्लिम जाल में फंसा रही है। वो करते रहते हैं, करना चाहिए, हर राजनीतिक पार्टी को अपना प्रयास करना चाहिए। चुनाव फिर से पता चल जाएगा। केरला में एक आध जगहों पर जहां उन्होंने सांप्रदायिकता को प्रमोट करके कुछ हिंदू मुस्लिम मसले उठाए हैं और थोड़ा बहुत ये कोशिश कर रहे हैं बहुत बुरी तरह की तमिलनाडु को भी हिंदू मुस्लिम के पूरे माया जाल में डाल दें, लेकिन उसमें इनको कोई सफलता मिलने वाली नहीं, ना तमिलनाडु में ना केरल में। और यूडीएफ नेता बीडी सतीशन क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, आइए आपको दिखाते हैं। They have not received a single seat in the last assembly election. That will be repeated in the coming assembly election also. They won't get a single seat. That is our assessment. But the entire thing is in the hands of the people. But our assessment is that NDA will not get any single seat. तो कांग्रेस का कहना है कि एनडीए एक भी सीट नहीं पाएगी। वहीं बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं, आइए ये भी सुनते हैं। त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन के इलेक्शन के समय हमने लोगों को कहा था कि अगर लोग हमें एक अवसर देते हैं त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन गवर्न करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर यहाँ पर आएंगे और लोगों को धन्यवाद दे देंगे। हाल ही में जो ओपिनियन पोल भी आया है, बीजेपी और एनडीए को काफ़ी सारा सपोर्ट मिल रहा है और मैं मानता हूँ कि इस चुनाव में पहली बार केरल के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया बदलाव आएगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास जो हमारे रिपोर्टर्स हैं दरअसल वो भी जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा वो भी जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर अक्षय नाथ जो कि तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं अक्षय, और साथ ही साथ निशांत राय जुड़े हुए हैं तिरुवनंतपुरम से, केरल से। तो सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं के पास जाऊंगा। निशांत, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे भ्रष्टाचार पर एक तरह से अटैक भी किया है। तिरुवनंतपुरम की जनता को धन्यवाद भी दिया है कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी का एक परचम लहराया तिरुवनंतपुरम में, और साथ ही साथ तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं, जो विकास की बात है, डेवलपमेंट की जो बात है, उसका भी एक न सिर्फ सौगात दी है बल्कि उसका भी खाका खींचा है। किस तरह से देखते हैं इसको केरल के लोग, और चुनाव में कैसे इसको आप देखेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को? केरल बीजेपी को एक आशा की किरण आज यहाँ पर दी है, जिसमें प्रमुख तौर पर जब उन्होंने 1987 अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव का जिक्र किया था और वहाँ पर बीजेपी जब जीती थी, और आज गुजरात में बीजेपी की स्थिति क्या है पूरा देश और दुनिया जानती है। और यही केरल में एक नई तरीके की शुरुआत हुई है। आज त्रिवेंद्रम की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का मेयर बन चुका है और उम्मीद बीजेपी को है कि भविष्य में कुछ इसी तरीके से बीजेपी की राज्य में भी स्थिति होगी। जैसा कि करप्शन को उन्होंने यहाँ पर उभारा है, चाहे एलडीएफ की बात की जाए चाहे यूडीएफ की बात की जाए, और प्रधानमंत्री ने लगातार दोनों ही गठबंधनों का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि 5 साल बाद इधर 5 साल बाद उधर, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी किसी पर कार्रवाई नहीं करता। इसका उदाहरण प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा से लेकर बताया कि त्रिपुरा में किस तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद से वहाँ लेफ्ट पूरी तरीके से गायब है, वहीं बंगाल में टीएमसी के आने के बाद से लेफ्ट गायब है, लेकिन यहाँ पर यूडीएफ और एलडीएफ पर मिली भगत का उन्होंने आरोप लगाया और आरोप लगाकर ये स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से एलडीएफ और यूडीएफ की केरल में राजनीति रही है, अब लोग तीसरे विकल्प की तलाश में, और तीसरा विकल्प एनडीए है। जी बिल्कुल, तीसरा विकल्प एनडीए है, और जाहिर तौर पर
कांग्रेस के लिए ये राह आसान नहीं होगी। हम तमिलनाडु की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले विनोद मिश्रा जी से भी कमेंट्स लेते हुए तब आगे बढ़ेंगे। विनोद जी, अगर हम पहले चेन्नई की केरल की बात करें और इस बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो अभी नगर निकाय के जो चुनाव हुए उससे रिजल्ट से कांग्रेस उत्साहित जरूर होगी, लेकिन राह इतनी आसान दिखती नहीं है। क्या कहेंगे? निखिल, हमारे यहाँ एक लोग कहते हैं बोहनी हो ही है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो चुनावी सभा थी तिरुवनंतपुरम में, उन्होंने कहा कि केरल में कम से कम ये बीजेपी के सत्ता में आने की सरकार की नींव पड़ गई है। ये कितना उत्साहित करने वाली बात है, इसको आप इस तरह से समझिए कि 45 साल बाद लेफ्ट के उस लाल किले को ढहा के कम से कम बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम की किला फतह की है जी। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा एक, आप कह सकते हैं कि उसके लिए एक बूस्टर, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में डोज है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो आज उत्साहित है, और केरल में जिस तरह से एनडीए को कम से कम 20-22 दलों का सपोर्ट मिला है, तो आप कह सकते हैं कि ये सारे दल जो बीजेपी के साथ में अलायंस में आगे आए हैं, तो उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि केरल ने एक टर्न लिया है जी। तिरुवनंतपुरम में मेयर बनना और इसके साथ साथ जो लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी का प्रेजेंस है, 22-23 साल के 25 साल के जेनजी जो चुनाव में जीत के आए हैं, वो इशारा करता है कि केरल में एक बदलाव चाहिए। और इस बदलाव की लीड जो है वहां यूथ कर रहे हैं जी। इस बात को एलडीएफ और यूडीएफ नहीं समझ के वो जो कार्ड खेल रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो एमएसपी की बात की थी, उसको समझिए कि पिछले एक हफ्ते से यूडीएफ के और एलडीएफ के दोनों के नेता एक दूसरे पे कम्युनल होने का चार्ज लगा रहे हैं जी। परसों अगर लेफ्ट के लीडर कह रहे हैं कि आप अगर पूरे के पूरे ये अभी लोकल बॉडी इलेक्शन का लिस्ट लेके देखो तो आपको लगेगा ये पूरे मुस्लिम लीग की पार्टी कांग्रेस हो गई है। एक लीडर जो है उसी लेफ्ट में से कहते हैं कि अगर यूडीएफ की सरकार आती है तो इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग के लोगों को चलेगा जी। तो वो आरोप लगा रहे हैं कि केरल में कांग्रेस एक कम्युनल पार्टी है जो सिर्फ मुस्लिम लीग के दम पे यहां काम कर रही है। तो आप अगर आज प्राइम मिनिस्टर ने वही बात मोदी ने इन लोगों को याद दिलाया है कि ये अपने आप में केरल को एक लैब बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी जमातों का, और अगर इसमें ये सक्सेस कर गए तो ये इस बात को लेके फिर दूसरे स्टेट में भी इस बात को सामने में रखेंगे। यूडीएफ जो है उसके साथ में डुप्लीकेसी है कि वो जमाते इस्लामी को अपने साथ में रखती है। पीडीएफ का जो ये था पीएफआई का वो बैन है, तो उसका जो एसटीपीआई उसका पॉलिटिकल फ्रंट है उसको अपने साथ रखता है, लेकिन वो मुस्लिम लीग का विरोध कर रहा है। तो कुल मिला के केरल में एक छटपटाहट तो लोगों में है, जिसका रिजल्ट हम लोगों ने तिरुवनंतपुरम में देखा है। अगर 45 साल के बाद बीजेपी तिरुवनंतपुरम में मेयर का पद ले सकता है तो कह सकते हैं कि केरल एक बड़े बदलाव की ओर है। जी 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 जी। हमारे साथ विनया भी जुड़ गई हैं केरल से, तिरुवनंतपुरम से। विनया के पास भी आएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त अक्षया जुड़ी हुई हैं। अक्षया, जो इस वक्त सूरत हाल है तमिलनाडु की सियासत का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, वहां पर एक तरह से इस रैली का शंखनाद, क्योंकि जो तमाम चाहे वो एनडीए की बात कही जाए या जो वहां पर डीएमके का जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस किस तरफ रहेगी, ये अभी भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना किस तरह से मैसेज है जनता के बीच में, क्या जानकारी आप देंगी? निखिल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे मैं हूँ जो है मधुरांतकम, यहाँ पे एक महोत्सव का माहौल हो रही है, क्योंकि आज पहली बार 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तमिलनाडु आ रहा है, वो भी मधुरांतकम। वो लगभग 80 किलोमीटर्स है चेन्नई सिटी से, और यहाँ पे कई सारे अलायंस पार्टनर्स का सपोर्टर्स और लीडर्स यहाँ पे आने वाले हैं, और एक महागठबंधन का शो है इस स्टेज में। और यहाँ पे
बहुत ही अच्छी तरह से हम देख सकते हैं कि एनडीए और एआईएडीएमके के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, इनके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है एंड दे लुक लाइक अ वेरी कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग अलायंस। वही अभी का एक बहुत ही बड़ा मैसेज है यहाँ पे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डीएमके जो यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी सिचुएशन तो है ही, उसके अलावा उनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उसमें कांग्रेस का जो सिनेरियो है वो अभी भी पक्की नहीं है। तो इसके वजह से हम देख रहे हैं कि एनडीए अभी एक स्ट्रॉन्ग अलायंस का डिस्प्ले दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो एआईएडीएमके है वो पिछले बार यहाँ के गवर्नमेंट में थी, तो इसकी वजह से ही यहाँ के जो लोग हमारे पास बातचीत करते हैं वो सब एक ही बात कर रहे हैं, वो है कि यहाँ के जो द्रविडियन गवर्नमेंट है उसको चेंज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लीडरशिप में एनडीए अलायंस होता है तमिलनाडु में, उसकी वजह से बहुत ही सारे पॉजिटिव वाइब यहाँ पे मिल रहा है। वही यहाँ के जो जन लोग आया है उनके मानना, पर हम देख रहे हैं कि एट द मोमेंट एनडीए सीम्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अलायंस। पर बात यह है कि डीएमके और उनका जो अलायंस इंडी अलायंस है तमिलनाडु में, क्या वो ऐसे ही प्रोग्रेस करेगा कि नहीं। और तीसरा चीज है टीवी के जो नया पार्टी एक्टर पॉलिटिशियन विजय ने शुरू किया है वो किसके साथ जुड़ेगा। अगर वो एनडीए के साथ हो जाएगा तो एनडीए के लिए वो बहुत ही बड़ा बूस्ट हो जाएगा, पर अगर विजय इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करेगा तो यहाँ पे फिर से एक 3 कॉर्नर फाइट होगा और वो डीएमके के लिए बहुत ही फायदा मानक हो जाएगा। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर तो बहुत सारे समीकरण हैं, लेकिन दरअसल कई बार ये बताया जा रहा है कि भाई टीवी के किधर जाएगी, ये देखने समझने की बात है। इससे पहले कि आगे बढ़ें और एक बार वापस केरल की बात करें, मैं चाहूँगा कमेंट लेना विनोद मिश्रा जी से। विनोद मिश्रा जी, ये जिस तरह से जो गठबंधनों की सियासत है, दरअसल आप देखिए तो पिछले काफ़ी वर्षों से दोनों ही तरफ गठबंधनों के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे वो एआईएडीएमके का एक धुरी रही थी और एक डीएमके की धुरी रही थी, लेकिन अब उसमें एक तीसरा स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं विजय। और ये बात समझने की है कि विजय किस तरफ जाएंगे, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है चुनाव के नतीजों पर, ऐसा समझा जा रहा है फिलहाल, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। निखिल, जैसे अक्षय बता रही थी कि आप ये समझिए कि ये चुनावी राज्य, दोनों राज्य तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु और केरल से दोनों के से कम पीएम मोदी के मिशन साउथ का जो दौरा है वो एक तरह चुनावी शंखनाद है और बीजेपी ने अपने तरफ से ये बिगुल बजा दिया है। अब इलेक्शन कमीशन इसका कब डिक्लेयर करता है, क्या उसका होगा, कब किस महीने से तय होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी और एनडीए की ये तैयारी आज पीएम के इस रैली से ही आप इसको देखेंगे, जब एनडीए के सारे लोग तमिलनाडु की जनसभा में जुटेंगे। अब सवाल है कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो नेताओं का अभी बयान आया है उसमें वो डीएमके से पावर शेयरिंग की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई डीएमके कम से कम एक अलायंस के रूप में कांग्रेस को भी मंत्रिमंडल में जगह दे, जो कभी डीएमके देती नहीं है। अब इसी बहाने से कम कांग्रेस पार्टी को एक भरोसा है कि अगर टीवी के एनडीए के साथ अलायंस का नहीं बनता है तो वो टीवी के साथ के विजय के साथ में अपना एक अलायंस बना सकते हैं। तो कांग्रेस दोनों हाथ में अपना खुला रखा है कि अगर डीएमके के साथ में शर्त ये है कि अगर वो उसको पार्टी को अलायंस को पावर में अलायंस की बात करते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी साथ में है, लेकिन अगर वो नहीं करती है तो इस बार टीवी के लिए उसने अपना दरवाजा खोला हुआ है। ये बात हम साफ देख रहे हैं कि डीएमके के साथ जाने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी लोड इस बार बहुत ज्यादा अभी डीएमके के दोनों नेताओं पे है, इसलिए वो इधर उधर के मुद्दे को भटका रहे हैं। कभी वो चले जाते हैं कार्तिकेय दीपम के इशू उठाते हैं, वहाँ पे सनातन को आप देखिए पूरे देश में घूम घूम के उसका विरोध करते हैं, कभी भाषा के मुद्दे पे हिंदी विरोध का अभियान करते हैं। मतलब वो साफ तरह से देखा जा सकता है कि डीएमके का एक फ्रस्ट्रेशन है जो एंटी इनकम्बेंसी का और करप्शन का जो उन पे इतना चार्ज है उससे ध्यान हटाने के लिए वो दोनों मुद्दे को उठा रखे हैं। आज देखना यह है कि पीएम इस रैली में डीएमके के एजेंडे को और इस एजेंडे को किस तरह से एक्सपोज करते हैं। निखिल, बिल्कुल ये देखने की बात होगी। अक्षय हमारे साथ तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं। अक्षय, जो तमाम जिसको कहना चाहिए कि जो एजेंडे हैं एक तरह से एनडीए के, वो सीधे तौर पर हैं कि पब्लिक के बीच में भ्रष्टाचार पर प्रहार, परिवारवाद पर प्रहार, और जो एंटी सनातन की जो सियासत है उसके पीछे का जो एजेंडा है वो भी एक्सपोज करना। किस तरह से आप देखती हैं प्रधानमंत्री की इस रैली को इन सारे पॉइंट्स के विशेष संदर्भ में?
और निखिल, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो सीनियर मिनिस्टर्स जो आए हुए हैं तमिलनाडु में, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल या एल मुरुगन, सारे लोग ने एक ही बात के ऊपर एम्फेसिस किया है, वो है डीएमके गवर्नमेंट का भ्रष्टाचार, डीएमके गवर्नमेंट का असफलता और डीएमके गवर्नमेंट का परिवारवाद। और इसके अलावा ये भी कि सनातन धर्म के जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ जो डीएमके गवर्नमेंट का पोजीशंस है वो सारी चीजें एक्सपोज करने की कोशिश बीजेपी और एआईएडीएमके सख्त कर रहे हैं। और यहाँ पे अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले एक मदुरई बेंच का मद्रास हाईकोर्ट ऑर्डर था, उसमें भी यूनियन मिनिस्टर का एक डेफेमेशन केस के एक जजमेंट हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि वो डीएमके के खिलाफ आया था। और वो उस चीज के बारे में भी हमने देखा, पीयूष गोयल जी ने भी बहुत ही तेजी तरीके से बात की थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि तिरुचेंदूर या त्रिपुरम कुंड्रम या यहाँ की जो टेम्पल इश्यूज है, सारे के सारे एक्सपोज कर रहे हैं बीजेपी और एआईएडीएमके। और एनडीए के सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा या इनके नोशन जो वो बाहर रख रहे हैं, वो सारी चीजें डीएमके के जो असफलता है ये 4 साल में, उसके बारे में, परिवारवाद के बारे में, सनातन धर्म के खिलाफ जो भी उन लोग बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हाईलाइट करते रहते हैं। तो हमें भी देखना पड़ेगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट करेगा ये एनडीए एआईएडीएम के अलायंस को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एआईएडीएम के में भी जो भी पार्टीज स्प्लिट होके गया था, जैसे कि टीटीवी दिनकरन के एएमएम के, अभी वो वापस आ गया है एनडीए के अलायंस में। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एआईएडीएम के में जो भी स्प्लिट हुआ है वो फिर से एक और बार कंसोलिडेटेड होके एक और बार एक स्ट्रांग यूनियन जैसे दिखा रहे हैं। और पीएमके और छोटा मोटा जो भी पार्टीज है वो भी अभी एनडीए के साथ है। तो ये स्मॉल ड्रॉप्स मेक बिग ओशन, ऐसे एक बड़ा एक बूंद बूंद से सागर भरने की कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर एआईएडीएमके का ये जाहिर तौर पर, जैसा कि आपने कहा, कि एजेंडा है कि जितने भी बिखरे हुए कुनबे हैं उनको एक बार फिर से समेटा जाए, क्योंकि डीएमके से निपटने के लिए सब एकजुटता की जरूरत है। फिलहाल केरल की सियासत बात करेंगे और विनया के पास चलेंगे। विनया, आपने देखा है कि किस तरह से जो केरल में जब सियासत चल रही है तो तमाम दूसरे खास तौर पर जब हम सबरीमला की बात करते हैं, किस तरह से इस सियासी एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धता बताया और खास तौर पर यह भी कहा कि जो ये सोना चोरी से लेकर के और जो तमाम सारी चीज़ें थी उन लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। तो भ्रष्टाचार पर भी वहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक सीधा प्रहार किया है और एक नई तरह की राजनीति का एक संकेत भी दिया है। क्या कहेंगी? निखिल, आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी केरल में जो राजनीतिक लाइन पकड़ेंगे वो पूरा लाइन हमें सुनने के लिए मिला प्रधानमंत्री का भाषण में। प्रधानमंत्री ने पूरा ये दोनों दल, यहाँ केरल में सिर्फ दोनों दल होते थे अभी तक, यूडीएफ और एलडीएफ। तो प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये यूडीएफ और एलडीएफ, इनका दोनों के झंडे के रंग अलग होता है मगर इनका लाइन एक ही है। ये 5 साल के बाद या यूडीएफ आता है या एलडीएफ आता है मगर काम एक ही करता है, उनका भ्रष्टाचार एक ही करता है, वो तुष्टीकरण राजनीति वो निकालता है, वो भी एक ही होता है। तो इन दोनों को बाहर निकालना है और केरल को अगर विकास चाहिए तो ये जो अभी तीसरा दल पूरे ताकत में है वो है एनडीए। तो एनडीए को चुना है। तो प्रधानमंत्री गुजरात का वो एग्जाम्पल भी बोला। प्रधानमंत्री ने बोला कि 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी बिल्कुल नहीं थे, वहां पे कि एक न्यूज भी नहीं आते थे बीजेपी के बारे में अखबार में। फिर 1987 में हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी सत्ता में आया। फिर बाद में गुजरात में क्या हुआ वो पूरा इंडिया देख लिया, पूरा भारत देख लिया। तो जैसे केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम निगम में अभी बीजेपी सत्ता में आ गया, तो जैसे गुजरात की जैसा अभी केरल में भी बीजेपी सत्ता में आने वाला है। वो त्रिपुरा का और बंगाल का भी एग्जाम्पल भी बोला है। त्रिपुरा में 30 साल कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थे, तो त्रिपुरा का क्या हाल हो गए थे ये कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्ता में थे। तो उसके बाद ये 30 साल के बाद त्रिपुरा ने बीजेपी को चुना, अभी दूसरी बार भी बीजेपी को मौका दे दिया। जैसे अगर विकास चाहिए तो भ्रष्टाचार को बाहर निकालना है तो
और शबरीमला में जो लोग सोना चोरी किया है उन लोगों को जेल में डालना है, तो ये केरल का लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो एनडीए है और बीजेपी है। तो बीजेपी का एक राजनीति होता है, वो विकास का राजनीति होता है। तो वो जो विकास को राजनीति को सपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री ने बोला इस रैली में। जी जी जी, निश्चित तौर पर। और किस तरह से ये जो पूरा टेम्पो है वो आगे बढ़ेगा, इस विषय में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सब लोग हमारे साथ बने रहें। हम केरल और तमिलनाडु की सियासत पर ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रखेंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं एनडीए और बीजेपी के मिशन साउथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। केरल में तिरुवनंतपुरम में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सीधे तौर पर विकास की जो सियासत है उसको आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केरल में परिवर्तन का समय आ गया है। और तमिलनाडु में थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे। उनकी जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हमारे साथ खास तौर पर तमिलनाडु और केरल के तमाम हिस्सों से जो हमारे संवाददाता हैं वो जुड़े हुए हैं। अक्षय नाथ चेन्नई से जुड़ी हुई हैं, निशांत राय तिरुवनंतपुरम से, विनया भी तिरुवनंतपुरम से और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम निशांत राय के पास जाएंगे तिरुवनंतपुरम में। आज प्रधानमंत्री ने 3 जो है वो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। विकास की एक सौगात भी दी है केरल को। किस तरह से प्रधानमंत्री ने जब वो कहते हैं कि विकास की प्राथमिकता है एनडीए की और डेवलपमेंट के आगे और कुछ नहीं, डेवलपमेंट सबसे प्रायोरिटी पर है, कैसे ये दिखता है और जो आम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है वहाँ पर, किस तरह से प्रधानमंत्री की रैली का लोगों ने इस्तकबाल किया, ये भी जरा तस्वीरें हमको अपने शब्दों के माध्यम से दिखाइए। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले ट्रेनों को जो हरी झंडी दिखाई है, भारतीय रेल ने पिछले कुछ सालों में जो एक बड़ी तब्दीली की है वो धरातल पर दिखने लगी है। और बात की जाए केरल की, तो केरल को पूरे दक्षिण भारत से कनेक्ट करने का काम ये तीनों अमृत भारत ट्रेनें करेंगे। इसके अलावा एक पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। वो पैसेंजर ट्रेन केरल के लोकल लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लेकर आज 2026 में हम लोग खड़े हैं और विकास जो एजेंडा रहा है उस पर लगातार बात भी करते आए और ग्राउंड पर काम भी नज़र आता रहा है। केरल में उन्होंने जैसे बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ पे माफ़ कीजिएगा कि जो यहाँ की सरकार है उसको लागू होने में दिक्कत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो हैं वो केरल में धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर हम पूरे भाषण को देखें तो उन्होंने LDF, UDF का करप्शन प्लस बीजेपी का विकास का एजेंडा जो है वो सामने रखा है और सबरीमला का जिक्र करके ये भी साथ कर दिया है कि विरासत और विकास दोनों को लेकर एनडीए की सरकार चलेगी अगर केरल की जनता उन्हें मौका देती है तो। बिल्कुल
मैं ये भी जानना चाहूँगा आम लोगों का रिएक्शंस, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में ज़बरदस्त भीड़ भी थी, लोगों का उत्साह भी था। वो करंट जो प्रधानमंत्री की सभा में होता है वो साफ तौर पर दिखाई दिया, ख़ास तौर पर जब प्रधानमंत्री की सभा हो और साउथ इंडिया में हो, दक्षिण भारत में, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जानना लोगों का रिएक्शन। तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर सभा की मैं वस्तु स्थिति बताऊं तो उस समय तमाम लोग जो हिंदी समझ सकते थे, जब प्रधानमंत्री खुद भाषण देते थे और जब तक ट्रांसलेटर नहीं बोलता था तभी से तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती थी, और उसके बाद जब ट्रांसलेटर बोलता था तो जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग आए हैं केरल के, तो वहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग जोर जोर से तालियां बजाकर अभिव्यक्ति जो है अपनी व्यक्त करते थे। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई, हमारी कुछ लोगों से बात हुई, खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक होप नजर आ रही है। और ये निखिल आज की बात नहीं है, मैं लोकसभा चुनाव के समय त्रिवेंद्रम में ही था और यहाँ पर मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो सभी का उस समय भी कहना था कि नरेंद्र मोदी जो है एक होप है भारत की। और आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है कितना बड़ा था, और बीजेपी यहाँ पर एक सीट जीतने में भी कामयाब हुई थी केरल में। तो ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव के नतीजे, लोकसभा के नतीजे, इनका रिफ्लेक्शन जो है हमें विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, और केरल के लोगों को एक बड़ी होप नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। जी बिल्कुल। अक्षय, हमारे साथी मैं विनया के पास में जा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। विनया, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि परिवर्तन की उम्मीद है और कहीं ना कहीं एनडीए का जो पैठ है केरल में वो रंग दिखाएगा, फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस बहुत उत्साहित है, यूडीएफ बहुत उत्साहित है, उनको लगता है कि इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं नगर निकाय चुनाव में तो उनके लिए तो रास्ता साफ है, लेकिन जिस तरह की भीतर अंदर खाने उनके यहाँ जो सिर फटव्वल है मुख्यमंत्री पद को लेकर के, वेणुगोपाल से लेकर शशि थरूर तक, आज एक बैठक है जिसमें शशि थरूर नहीं जा रहे हैं, तो ये जो है तो चैलेंजेस बहुत हैं यूडीएफ के लिए और कांग्रेस के लिए, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए के लिए एक रास्ता साफ कर रहे हैं या रास्ता बेहतर कर रहे हैं, कम से कम जो स्टैंडिंग है उसके लिए। कांग्रेस का बात हम कह रहे तो कांग्रेस अभी बहुत ही दिक्कत में आया है, क्योंकि एक राजनीतिक लाइन बीजेपी ने लिया है, वो बीजेपी का लाइन ये है कि एक बार अपना माइक एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश करें, ऑन ऑफ करके, और उसके बाद अपने कैमरामैन से कहें कि कनेक्शंस चेक कर लें। फिलहाल हम वापस आपके पास आएंगे, एक बार अपने कनेक्शंस दोबारा चेक कर लें, हम इसका उत्तर देने के लिए दोबारा आएंगे। फिलहाल विनोद मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, कांग्रेस की राह इतनी आसान लगती नहीं जितनी उत्साहित दिख रही है कांग्रेस, और मुख्यमंत्री पद के दावेदार सामने आ रहे हैं। एक अवध के गाँव में, हालांकि ये दक्षिण भारत को लेकर के कार्यक्रम है, लेकिन अवध के गाँव में कहावत है कि पोखरे का नींव नहीं पड़ा और घरियालों ने जो है वो डेरा डाल दिया, कुछ ऐसा लगता है कांग्रेस में। कांग्रेस को इससे 5 साल पहले भी ऐसा ही लगा था, देखिए, लेकिन अब वो भी एक हुआ था कि कभी जो केरल में एक ट्रेंड रहा है कि एक बार यूडीएफ और दूसरी बार एलडीएफ, इस तरह की सरकारें वहाँ बनती रही है। पिछली बार ये पहली बार हुआ था कि वहाँ जो 2021 में जो चुनाव हुआ था तो उस समय में ये हुआ था कि यूडीएफ दोबारा रिपीट कर गई थी, तो एलडीएफ दोबारा रिपीट कर गई थी, तो रिपीट करने से कांग्रेस थोड़े से लगा कि वो एक बार सदमे में है। लेकिन वो जो कांग्रेस पार्टी में आप ये देखिए कि राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों अब केरल की हैं और केरल में सियासत करने लगे हैं, तो गांधी परिवार ने अपना एक तरह से पूरा दमखम लगाया है। जो बात आप कह रहे थे शशि थरूर का, आज ही केरल को लेके एक बड़ी मीटिंग होने वाली थी दिल्ली में इंदिरा भवन में, और उसमें शशि थरूर ने वो मीटिंग को एक तरह से अवॉइड कर दिया है। वो इसलिए कि वो सहज नहीं होते हैं राहुल गांधी के किसी पर्सनल मीटिंग में, या वो जब इस तरह के CWC और इस तरह की मीटिंग में, तो उन्होंने एक तरह से अवॉइड किया है। या ये भी हो सकता है इसका मतलब कि केसी वेणुगोपाल ही अब एक तरह से केरल में कांग्रेस के बॉस हैं। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के और लीडर, जो केरल के जो बड़े लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं, वो इस चीज को शायद ही पचा पाए। बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट्स की माने, जो आपने कहा मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो कहते हैं इससे पहले जो सभा हुई थी केरल में,
वहां पर शशि थरूर से कहा गया कि राहुल गांधी से पहले अपना भाषण खत्म कर लें। ये उनका कहना था कि ये मेरे लिए इससे ज्यादा अपमानजनक बात और क्या हो सकती है, तो आगे की बैठक में मैं नहीं भाग लूं। निखिल, मैं इसमें ये जोड़ देता हूं कि राहुल गांधी ने वहां जो नीचे के स्तर तक के कार्यकर्ता थे उन सब का नाम लिया, लेकिन शशि थरूर का नाम नहीं लिया। ये भी मीडिया में खबर थी। तो एक तरह से उन्होंने शशि थरूर को उस पूरे मीटिंग में एक तरह से उन्होंने अपमानित किया था। रही बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अभी जो एलडीएफ और यूडीएफ का ये बना रहे हैं फ्रंट, उसके दोनों के बीच में आधार मुस्लिम